कभी सोचा है अगर तुम्हारे साथ पूरी रात कुछ खौफनाक हो और अगली सुबह वो सब जो हुआ वो तुम्हें याद ही ना हो। सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलो तो तुम्हारे कपड़ों पर मिट्टी लगी हो, हाथों पर चोट के निशान हो और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी फैमिली तुमसे बस एक ही सवाल करे, कल रात तेरे साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, कहानी में आगे जो हुआ वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। सो कहानी का एंड मिस मत करना। अभी तक जो आपने सुना उससे रिलेटेड हर सवाल का जवाब कहानी में आपका इंतजार कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आज की हमारी कहानी है अनिकेत की। ये बात है साल 2017 की, कोल्हापुर से कुछ दूर एक छोटे से गांव की। वहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे, बस कुछ पुरानी हवेलियां, कुछ मिट्टी के मकान और रास्ते इतने सुनसान कि रात में कदम भी गुनगुनाने लगते थे। अनिकेत 27 साल का आईटी इंजीनियर जो पुणे में जॉब करता था, लेकिन हर वीकेंड्स पे कोल्हापुर के पास में गांव था, वहां घूमने जाया करता। उसकी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। पहले वो नेहा के साथ हर बात पर हंसता मुस्कुराता रहता, रैंडम बातें करता, कभी कभी छोटी सी बात पर उसे सरप्राइज भी दे देता। लेकिन धीरे धीरे नेहा ने महसूस किया कि अनिकेत बदल रहा है। उसका चेहरा थोड़ा उदास रहने लगा, बातें किटकिटा कर करता और बिना वजह गुस्सा करने लगता। पहले जो हाथों में हाथ थाम कर चलने वाला अनिकेत था, वो अब अक्सर उससे दूर रहता। एक रात करीब 2 बजे नेहा की नींद खुल गई। उसका गला सूख रहा था। उसने उठकर देखा तो अनिकेत उसकी तरफ पीठ करके सो रहा था। नेहा ने उसे हल्की सी आवाज में हिलाकर कहा, अनिकेत पानी ला दो प्लीज। अनिकेत हिला तक नहीं, उसके सांस लेने की आवाज भी ना के बराबर थी। नेहा ने सोचा शायद वो गहरी नींद में होगा। थककर उसने खुद ही पानी लेने का फैसला किया। वो बेड से उठकर धीरे से किचन की तरफ चली गई। रास्ते में सीलन भरी दीवार पर हाथ फेरते हुए उसने नींद से भरी आंखों को मसला और फ्रिज खोलकर पानी निकाला। उसने पानी पिया, थोड़ा चेहरे पर मारा और वापस बेडरूम में आई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बेड पर गई, उसके पैर थितक गए। अनिकेत बेड पर सीधा बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी खुली थी, लेकिन उनमें पुतली नजर नहीं आ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा, बिना किसी इमोशन के, बस नेहा को एकटक घूर रहा था। नेहा ने हल्का सा घबराकर उसे आवाज दी, अनिकेत। अनिकेत ने धीरे से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजर जैसे एक खौफ से भरी थी। उसने बिल्कुल भारी आवाज में धीरे से बस एक शब्द बोला, वापस चली जा या तो वो तुझे भी ले जाएगा। वो आवाज अनिकेत की थी ही नहीं। वो आवाज जैसे 2 लोगों की थी, एक भारी और एक पतली। नेहा के मुंह से एक चू तक नहीं निकली। उसके पैर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उसने सोचा शायद अनिकेत नींद में डरावना सपना देख रहा है, शायद नींद में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है। लेकिन उसने ये बात 3-4 बार बोली, हर बार थोड़ी ज्यादा भारी आवाज में। और फिर अचानक अनिकेत वापस बेड पर लेट गया। उसकी सांस तेज हो गई, जैसे वो किसी भयंकर सदमे से निकल कर आया हो। नेहा बिल्कुल डर गई। उसने उसे छुआ तक नहीं। वो बस बेड के कोने में बैठ गई ताकि अनिकेत से दूर रहे। उसने रात भर आंख भी नहीं झपकाई। उसका बस एक ही डर था कि अगर अनिकेत ने फिर से वो बात बोली तो फिर क्या होगा। अगली सुबह जब अनिकेत सोकर उठा तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। नेहा ने उसे गुस्से से नहीं, डर से देख रही थी। चाय बनाते वक्त उसने कैजुअली पूछा, अनिकेत आपकी नींद पूरी नहीं हुई क्या? कल रात भी आप नींद में कुछ बोल रहे थे, कोई डरावना सपना देखा था क्या? अनिकेत ने थोड़ी देर तक तो कोई जवाब ही नहीं दिया, बस बेचैनी से अखबार की तरफ देखता रहा। फिर बस ना में सिर हिला दिया, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो, और फिर वापस अखबार पढ़ने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेहा अंदर ही अंदर कांप रही थी। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कैसे हो सकता है कि अनिकेत को कल रात का कुछ भी याद नहीं है, वो भी तब जब उसकी आंखों में मौत का साया था।
उस दिन के बाद नेहा ने अनिकेत की हर एक एक्टिविटी को नोटिस करना शुरू किया। वो छोटी छोटी बातें नोटिस करने लगी, जैसे अनिकेत का घंटों तक खिड़की से बाहर ताकना बिना पलके झपकाए, या कभी रात को उठकर बिना वजह बाथरूम में घुस जाना और वहां पानी चलाकर बस घंटों तक खड़े रहना। अनिकेत ने अपने नाखून काटने छोड़ दिए थे और हाथों पे हमेशा अजीब सी मिट्टी लगी रहती थी। एक रात जब नेहा ने नींद में उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके हाथों का टेम्परेचर बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे कि किसी मुर्दे को छू लिया हो। नेहा ने घबराकर अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन अनिकेत तब भी बिना हिले सोया पड़ा था। उसका सांस लेने का तरीका भी अलग लग रहा था। लंबी सांस अंदर खींचना और फिर धीरे धीरे छोड़ना, बिल्कुल जैसे कोई और भी उसके साथ सांस ले रहा था। अगले दिन नेहा ने अपनी सहेली प्रिया को फोन किया। प्रिया उनके साथ उनका फ्लैट शेयर करती थी। उसने उसको फोन किया और सारी बात बताई। प्रिया ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा कि अरे नेहा, तू ओवर थिंक कर रही है, नई नई शादी है, थोड़ा स्ट्रेस में होगा बेचारा, IT जॉब है, प्रेशर भी ज्यादा रहता होगा, तू ज्यादा मत सोच। लेकिन नेहा का दिल मान ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि यह सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा भयानक। अगली कुछ रातों तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर अनिकेत की हरकतें और भी अजीब होने लगी। उसकी आवाज कभी पतली हो जाती, कभी भारी, जैसे अलग अलग लोग उसके अंदर बात कर रहे हो। कभी रात भर जगता रहता और सुबह आंखों के नीचे काले गड्ढे लेकर ऑफिस पहुंचता। एक दिन ऑफिस के लोगों ने देखा कि वो मिरर के सामने खुद से बात कर रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मिरर में उसकी परछाई ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रही थी, जैसे वो उसकी नहीं किसी और की परछाई हो। उसके ऑफिस वाले दोस्तों ने पहले ये बात मजाक में ले ली, लेकिन जब एक रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि अनिकेत बाथरूम में खड़ा अपने ही हाथों से अपनी नस काट रहा है, तो वो जोर से चिल्लाने लगा। जब तक लोग वहां पहुंचते, अनिकेत बस हाथ धोकर मुस्कुराते हुए बाहर आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके हाथों पे काटने का कोई निशान नहीं था, जैसे वो बस एक भ्रम था। लेकिन रिसेप्शनिस्ट आज भी कहता है कि उसने खुद देखा था अनिकेत का खून निकलते हुए। एक रात जब नेहा ने उसे परेशान देखकर पूछा, तुम ठीक हो ना अनिकेत? तो अनिकेत चुप रहा, बस मिरर में खुद को देखते हुए धीरे से उसकी तरफ घूम गया। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, जैसे अंदर से बिल्कुल खाली हो, जैसी उस रात थी। उसने नेहा को देखा और धीरे से मुस्कुराकर बस इतना बोला, उसने बोल दिया है, अब मैं जा नहीं सकता। और फिर अचानक जोर से हंसने लगा, एक अजीब हंसी जो उसकी नहीं थी। वो टूटी हुई भारी और खराश भरी हंसी थी, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी हंस रहा हो या फिर कोई बूढ़ी औरत। नेहा घबरा गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अनिकेत ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसकी कलाई लाल पड़ गई। फिर अचानक उसने नेहा को धक्का देकर जोर से छोड़ दिया और वहीं बिस्तर पर लेटकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेहा डर से कांप गई। उसे यह बात समझ आने लगी थी कि यह बस मेंटल स्ट्रेस नहीं है। अगर आप कहानी में यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है तो। अगली सुबह जब नेहा उठी तो उसका सर भारी हो रहा था। रात भर वो सो नहीं पाई थी। अनिकेत बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ नेहा से पूछा, चाय बना दूं? नेहा उसकी तरफ देखती रही। उसकी कलाई पर लाल निशान था जो उसने पिछली रात अनिकेत के जोर से पकड़ने की वजह से पड़ा था। उसने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया। नेहा ने उस दिन अनिकेत से नजरें नहीं मिलाई। उसका दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो खुद को समझा रही थी कि शायद वो ज्यादा सोच रही है। वो बार बार खुद को बोल रही थी कि बस थोड़ा स्ट्रेस है, बस थोड़ा स्ट्रेस है। लेकिन रात में जो हुआ उसने उसका यह भ्रम भी तोड़ दिया। फिर उस रात करीब 1:30 बजे नेहा की नींद खुली। उसने देखा कि अनिकेत बिस्तर पर नहीं था। उसने सोचा शायद बाथरूम में गया होगा,
लेकिन बाथरूम का दरवाजा खुला था। उसने आवाज दी कि अनिकेत तुम कहां हो? कोई जवाब नहीं आया। नेहा बेड से उठी और धीरे धीरे ड्राइंग रूम की तरफ गई। जैसे ही उसने लाइट ऑन करी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनिकेत जमीन पर बैठा था। उसके चारों तरफ न जाने कहां से लाई हुई मिट्टी बिछी थी और वो मिट्टी से कुछ लिख रहा था। उसके हाथ और नाखून में मिट्टी भर गई थी, जैसे वो कहीं जमीन खोद कर आया हो। नेहा ने घबराकर उसके हाथ पकड़ लिए। अनिकेत, ये क्या कर रहे हो तुम ठीक हो? लेकिन अनिकेत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो बिल्कुल फोकस्ड नहीं लग रहा था, जैसे वो कहीं और देख रहा हो, किसी और को। उसके होंठ थोड़े थोड़े हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसने धीरे से नेहा की तरफ देखा और बस एक शब्द बोला, वो आ गया है। और फिर उसकी सांस तेज चलने लगी, जैसे वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा हो। नेहा घबराकर रो पड़ी। उसने जोर से अनिकेत के गाल पर थप्पड़ मारा। अनिकेत, अनिकेत, होश में आओ। उसने उसके हाथ जोर से पकड़ लिए, लेकिन अनिकेत ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो जमीन पर गिर गई। नेहा के कंधे पर दर्द होने लगा। अनिकेत ने अचानक अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। उसके मुंह से लाल रंग की लार निकल रही थी और उसने एक अजीब सी भारी आवाज में कहा, इस बार वो मुझे ले जाएगा या फिर तुझे। और फिर अचानक जोर से हंसने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले हंसा था। उसकी आवाज उसके गले में फंसे जा रही थी, जैसे कोई उसकी गर्दन दबा रहा हो। अगले दिन नेहा ने प्रिया को वापस कॉल किया। प्रिया बिना सोचे समझे अपनी ट्रिप से वापस आ गई। शाम के करीब 6 बजे जब प्रिया घर पहुंची तो उसने नेहा को गले लगा लिया। नेहा रोती जा रही थी। उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। प्रिया ने थोड़ा समझाया कि चल डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों ने अनिकेत का रूम खोला, वो कोने में बैठा था। जमीन पर चौक से अजीब से सिंबल्स बना रहा था और उसके हाथों से खून टपक रहा था। उसके नाखून टूटे हुए थे, जैसे उसने खुद को नोचा हो, जैसे उसने खुद के नाखून अपनी उंगलियों से बाहर खींच लिए हो। प्रिया ने घबराकर नेहा की तरफ देखा। ये क्या हाल बना रखा है अनिकेत ने? नेहा रोते हुए बोली कि मुझे नहीं पता प्रिया, वो आजकल ऐसे ही रहता है। कोई तो है इसके अंदर, कोई तो है। प्रिया ने पास जाकर अनिकेत का हाथ पकड़ा। अनिकेत, तुम ठीक हो? लेकिन अनिकेत ने ना उसकी तरफ देखा, ना कुछ बोला। उसके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन वो बस चौक से अजीब सी ड्राइंग बना रहा था, मानो जैसे अनिकेत को कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथों से खून बह रहा है। नेहा और प्रिया दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, मगर यकीन मानिए, जिसके साथ बीतती है सिर्फ उसी को पता होता है। फिर उस दिन रात में प्रिया ने अपनी किसी दोस्त एंड्रयू से बात की। एंड्रयू क्रिश्चियन था और वो एक कैथोलिक प्रीस्ट को जानता था, जो एक्सोर्सिज्म जैसे चीजें और प्रेत आत्माओं को तोड़ने के लिए जाने जाते थे। फादर डिसूजा, जो 60 साल से भी ज्यादा उम्र के थे, उन्होंने अनिकेत के बारे में सुनते ही अगले दिन आने का वादा किया। अगली शाम जब फादर डिसूजा घर आए तो उन्होंने घंटी बजाते ही पीछे मुड़कर देखा। उन्हें लगा जैसे कोई दीवार के पीछे से झांक रहा हो, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। जैसे उनके हाथों में बाइबल थी और वो अंदर घुसते ही बोल पड़े, यहां पहले से ही कुछ है। उन्होंने अनिकेत का हाथ पकड़ा और बस एक आवाज दी, तुम्हारे अंदर कौन है अनिकेत? अनिकेत ने धीरे से कहा और बस इतना बोला, तू भी नहीं बचा पाएगा मुझे। और फिर उसके गले से एक औरत की आवाज निकलने लगी, भरपूर नफरत से भरी चीखती आवाज, ये हमारा है। और फिर अनिकेत जोर से चिल्लाया, इतनी जोर से कि खिड़कियों के ग्लास भी कांप गए। फादर डिसूजा ने बाइबल खोली और उस पर क्रॉस का साइन बनाकर पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज में एक बहुत ही ताकतवर शक्ति थी, लेकिन अंदर से वो भी थोड़े डरे हुए थे। अनिकेत जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। उसके हाथों में उसकी नसें चमक रही थी, जैसे खून का फ्लो दुगना हो गया। फादर ने प्रार्थना करते हुए पानी छिड़का, लेकिन जैसे ही पानी अनिकेत के चेहरे पर गिरा,
उसकी स्किन जलने लगी, जैसे पानी नहीं एसिड गिरा हो। वो जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज दो मर्दों की मिक्स्ड वॉइस जैसी हो गई थी, एक भारी एक पतली। नेहा ने घबरा कर प्रिया का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों रो रही थी। एंड्रू उन दोनों को संभाल रहा था, लेकिन कोई भी सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्रिया के दौरान फादर ने जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? नाम बताओ अपना। तभी अनिकेत ने धीरे से मुस्कुराया, एक जहर भरी मुस्कुराहट। उसके होंठ लाल हो गए, दांत पीले पड़ गए थे और उसने थोड़ी सी नफरत भरी आवाज में बोला, मुझे बुलाते हैं रावी। फादर रुक गए। उन्होंने नेहा की तरफ देखा और पूछा, अनिकेत हाल ही में कहीं बाहर गया था क्या, घूमने या फिर किसी और काम से? नेहा ने धीरे से बोला, हाँ, कोल्हापुर के पास एक पुरानी जगह थी, वहां अनिकेत कुछ दोस्तों के साथ गया था, एक पुरानी हवेली, पर उसने कभी कुछ ज्यादा नहीं बताया। फादर समझ गए थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, ये वही जगह है जहां अनिकेत और उसके दोस्तों ने मस्ती मस्ती में कोई चीज खोल दी जो वहां बंद थी। रावी वही आत्मा है जो तब से अनिकेत के साथ चली आई थी। नेहा डरती हुई बोली, पर यह उसके अंदर कैसे आ गई? फादर ने बाइबल बंद की और साफ साफ कहा, जब तुम लोग नए घर में आए थे तब तुमने कोई पुरानी चीज देखी थी क्या? प्रिया ने हां में सर हिला दिया। हाँ, एक पुरानी वुडन बॉक्स थी जो अनिकेत कोल्हापुर से लेकर आया था। उसने कहा था कि वो बस एक यादगार चीज है। फादर ने सीरियसली कहा कि वो यादगार नहीं, वो शायद उसी रावी की पहचान थी, उसके साथ जुड़ी थी। उसके खुलने से ही वो पूरी तरह से आजाद हो गई। फादर ने एक हाथ में बाइबल ली और दूसरे हाथ में क्रॉस। उन्होंने कुछ गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही प्रार्थना की आवाज तेज हुई, अनिकेत जोरों से चिल्लाने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई, उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसकी चमड़ी काले पर्दों जैसी सिकुड़ गई थी। उसने नेहा की तरफ देखा और बोला कि मुझे वो ले जाएगी। नेहा, मुझे बचा लो। नेहा टूट गई थी, वो रो पड़ी। उसने फादर की तरफ देखा और बोला, प्लीज फादर, उसे बचा लीजिए। फादर ने क्रॉस उसके सिर पर रखा और जोर से बोला कि इस शुद्ध आत्मा से निकल जा, रावण की शक्ति इस शरीर को छोड़ दे। अनिकेत ने जोर से चीखा, उसके पूरे शरीर में झटके होने लगे और उसने प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ लिए। वो रो रहा था, लेकिन तभी उसकी आवाज फिर बदलने लगी, तुम मुझे नहीं निकाल सकते, ये मेरा है। फादर ने और जोर से बाइबल की आयतें पढ़ी और उसकी सिर पर होली वाटर डाला। इन द नेम ऑफ लॉर्ड लीव दिस सोल। ये आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अनिकेत ने जोर से चीखकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से लाल लार निकल रही थी और फिर एक जोर का झटका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अनिकेत बेसुध हो गया था। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल थक हार गया था। फादर ने उसका हाथ पकड़ा, प्रार्थना की। नेहा और प्रिया रोती रही, लेकिन उन्होंने अनिकेत को गले लगा लिया और वो बच गया था। वो रात शायद अनिकेत, नेहा और प्रिया की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। फादर ने जाते जाते बस इतना कहा था कि तुम लोग शायद समझ नहीं पाओगे कि तुमने किस चीज का सामना किया है, पर एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें उसकी खुशबू महसूस हो या कोई अजीब सी ठंडक लगे, समझ जाना वो तुम्हारे आसपास है। उसके बाद घर में सब कुछ शांत हो गया था, जैसे कोई तूफान गुजरने के बाद की शांति। अगले कुछ दिन तक अनिकेत हॉस्पिटल में रहा। उसका शरीर तो ठीक हो गया था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहती थी, जैसे वो अब भी उस अंधेरे में जी रहा है जहां से वो गुजर कर आया था। नेहा और प्रिया उस घर में वापस नहीं रह सकते थे। हर रात उन्हें लगता कि दीवारों के पीछे कोई सांस ले रहा है, हवाओं में कोई ठंडक थी और दरवाजों पर वो ही हल्के निशान दिखाई देते थे। फिर 2 महीने बाद नेहा और अनिकेत ने वो घर छोड़ दिया। वो प्रिया के साथ वाले नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अनिकेत नॉर्मल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वो डर अब भी जिंदा था। एक दिन नेहा ने अपना कबर्ड खोला। उसने अंदर से कुछ पुरानी फाइल्स निकालने की कोशिश की। तभी उसके हाथ में एक पुराना कोरा लिफाफा आया। उसने उसे खोला
और अंदर से एक फोटो निकली। उस फोटो में अनिकेत और उसके दोस्तों की तस्वीरें थी जो उस कोल्हापुर वाली हवेली में खींची थी। लेकिन जब नेहा ने फोटो को गौर से देखा तो उसके पैर वहीं जम गए। पीछे एक अंधेरा कोना दिख रहा था जिसमें एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा फोटो में क्लियर नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी अनिकेत की हो गई थी। नेहा ने घबराकर फोटो जमीन पर गिराई। उसने फोटो की तरफ देखा। फोटो में वो औरत धीरे से मुस्कुरा रही थी। कहते हैं ना, कुछ जख्म भरने में सालों लग जाते हैं पर कुछ दाग कभी नहीं मिटते। अनिकेत वापस अपनी जिंदगी में लौट आया था पर उसके अंदर कुछ बदल गया था। अब वो भीड़ में खड़ा इंसान था, लेकिन उसकी आंखें उस भीड़ से दूर देखती थी, जैसे वो हर कोने में उस चेहरे को ढूंढता हो जिसने उसे बुलाया था। नेहा ने पुरानी चीजें भूलने की कोशिश की थी, नया घर, नए लोग, पर जब भी उसकी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आती उसे वो रात याद आ जाती जब उसने अनिकेत की आंखों में मौत देखी थी। बस एक बात थी जो उसे आज तक समझ नहीं है कि उसने वहां से शिफ्ट होने के बाद सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। वो घर, वो यादें, वो रातें, पर जब भी वो खिड़की के पास खड़ी होती थी ठंडी हवा उसके कान में एक ही बात कहती थी, वापस मत आना या वो तुझे भी ले जाए। और बस जब नेहा पिछले 2 महीनों से प्रिया के साथ उस फ्लैट में रहने लगी तब उसने नोटिस किया था कि फ्लैट के बाथरूम के मिरर पर रोज नई लिखाई में पानी के धुंधले निशान बन जाते थे। क्या ये सब वो तस्वीर के अंदर जो औरत थी वो कर रही थी या फिर कुछ और बड़ा होने वाला था? आप इस सवाल का जवाब सोचिए। सुना है हर किसी के पास एक कहानी होती है, कोई ऐसी जो कभी किसी से कही नहीं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है जो दिल दहलाता हो, जो अंधेरों में एक अनजानी दस्तक जैसा लगे, तो उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, बस अपने शब्दों में लिखिए और भेज दीजिए। शायद आपकी कहानी भी किसी और के लिए एक वेकअप कॉल बन जाए। और हाँ, अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई या जियो सावन पर सुन रहे हैं तो शो को फॉलो एंड रेट जरूर करें ताकि कोई कहानी आपसे छूट ना जाए। अगर आप ये कहानी YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज जो सिर्फ एक कहानी लग रही है वो कल आपके आसपास भी हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय करनी।